बेस ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है, और उसको चैंट करते हुए सब लोग बोल रहे हैं ओम। ओम इसकी इकाई होती है, रेजिस्टेंस की इकाई होती है। एक तो ये था, और एक ये वाला था, ये बड़ा मजेदार लगता है मुझको। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। ये देखो, ये बंदा जो है वो इधर से एम्पियर जो है, मतलब करंट जो है वो निकलना चाह रहा है, वोल्टेज पीछे है, तो उसमें लात मार के उसको धक्का दे रहा है कि निकल निकल निकल। लेकिन ओम, ओम मतलब रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध है, वो क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। ये आप मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है ना ये चीज। क्या कर, आप तुम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस सबको जानते हो, है ना। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा जोक की तरह है, एक एक सिंपल सा जोक है, इलेक्ट्रिकल का जोक है। करंट जो है वो निकलना चाह रहा है इस जगह से, वोल्टेज पीछे से लगा है लात मारने, निकल निकल निकल। वो वो निकलना चाह रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, नहीं मैं नहीं निकलने दूंगा, और टाइट करते जाऊंगा। रेजिस्टेंस का मान, इसको जितनी ताकत देते जाओगे वो करंट को रोकता रहेगा, वोल्टेज जितना बढ़ाते जाओगे उतनी ही ताकत लगाएगा। देखो वोल्टेज कितना गुस्से से देख रहा है रेजिस्टेंस को, बेचारा। करंट की हालत खराब है, वो बीच में फंस गया है ना। लेकिन एक एक चीज जरूर है कि रेजिस्टेंस को थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना, ये चीज क्या है। आप करंट वोल्टेज समझ गए तो आ गया होगा। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है वोल्टेज करंट का। चलो अब अपन आ जाते हैं बुक पर अपनी। बुक से पहले अपनी स्क्रीन तैयार कर लें। कुछ होमवर्क दिया था क्या? इसलिए भैया तो। आपने बोला था समांतर क्रम श्रेणी क्रम बना के देख लेना, और वो सर्किट देखना कितने वायर होते हैं उसमें। अरे हाँ रे, वो क्वेश्चन का आंसर तो रह गया। देखा किसी ने? सीरीज देख हाँ ली? भैया देखा ना। हाँ भैया मैंने। हाँ तो बताओ फिर, कितने वायर थे, कैसे कनेक्शन थे? भैया वो मैं 4 सर्किट है, उसमें से 3 में तो 2 ही वायर थे, और श्रेणी क्रम में लगे थे सब। 2 ही वायर थे पूरी सर्किट में, देखना, और मैं एक थी यहाँ पर उसमें वो 4 बना थे। के देखता हूँ एक बार, ऐसा सर्किट, ये सीरीज मान लीजिए, ये बल्ब है। इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ऐसा था, फिर उसके बाद ये वाला तार जो है वो आखिरी बल्ब तक गया होगा। ये दो तार तो यहाँ पर होंगे प्लग में, इसके अलावा और कहाँ से तार थे, कहाँ से कहाँ जुड़े हुए थे? ये मेरे यहाँ जो सर्किट है उसमें तो ऐसे ही था। सेम, बस दो ही तार थे? हाँ नहीं यार। भैया देखे थे। चाइनीज वाली है या देसी कोई सी वो बल्ब वाली है? भैया वो बड़े बड़े बल्ब होते हैं, वो प्लास्टिक के ऊपर से उसका अच्छा कवर रहता है, हाँ, वो वो वाला। देसी वाली थी तुम्हारे पास, उसका सिस्टम अलग रहता है। चाइनीज वाली भी है एक, उसमें 4 तार थे। उसमें चार तार होंगे, मैं चाइनीज वाली बोल रहा था, जो देसी वाली है ना, उसमें जो सुधारता कौन है सर्किट घर में, मतलब कोई अगर कभी खराब होती है तो? कोई नहीं अगर कोई वो सुधारता। देसी वाली सर्किट सुधारता है ना, तो उनसे पूछिएगा, उसमें एक मास्टर बल्ब होता है, मास्टर बल्ब जानते हो? नहीं। उन सर्किट में एक मास्टर बल्ब होता है, मास्टर बल्ब जो है वो इस तरह से काम करता है, अगर वो निकाल दोगे, जैसे मान लीजिए बीच में एक मास्टर बल्ब लगा हुआ है, अगर इसको निकाल दोगे तो पूरी की पूरी सीरीज बंद हो जाएंगी, पूरी की पूरी सीरीज। और अगर ऐसा कई बार ऐसा भी होता है, बीच में से जैसे इस बल्ब को निकाल दोगे, उसके बाद भी सीरीज चलती रहेगी, है ना। मास्टर बल्ब केवल इकलौता एक या दो लगा देते हैं सीरीज में, वो मास्टर बल्ब पूरी सीरीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, है ना। और किस किस ने देखी चाइना वाली? मेरे को ये जानना था कि यहाँ पर वो चार लाइनें किस बल्ब से जुड़ी हुई हैं। चार तार होंगे यहाँ पर। मैं ये जानना चाह रहा था कि वो चार तार किस तरह से जुड़े हुए हैं, उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। चलो ठीक है, नहीं देखा है, एक बार फिर से देखना। हाँ शिवानी, वही तो आंसर दे रहा हूँ, उसी को तो बेटा वो ढूंढने को बोला था, आपने ढूंढा क्या? मैंने आपसे बोला था कि इस चीज को देखना, सर घर में जो सीरीज होती है
उसको उठाकर देखना, आपने भी देखा नहीं होगा ना उसको, मैं आंसर कैसे दे दूं। एक बार फिर से देखना, 4 लाइनें होती हैं, अगर 4 तार होते हैं तो वो किस किस बल्ब से जुड़े रहते हैं, पहले बल्ब से, आखिरी बल्ब से, या फिर आप एक काम करना, उसका सर्किट डायग्राम बना के देखना। आपको मालूम है बल्ब कैसे लगाते हैं, तार कैसे बनाते हैं, उसका सर्किट डायग्राम बना के देखना, है ना। अब बोलोगे सर्किट डायग्राम कैसे बना दें हम, कुछ तो नहीं है उसमें, बल्ब भी तो लगे हुए हैं, बल्ब बनाना सिखा दिया है तुमको। तार कैसे जोड़ते हैं, बस एक लाइन से जोड़ते जाओ, जैसे ये तार से जोड़ते हैं। तो हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, अभी हम इसके इस सब्जेक्ट इस चैप्टर के हो चुके हैं मास्टर, हमको ये सब चीज पता है ना। अब केवल एक टॉपिक बचा हुआ है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम हो चुका है हमारे साथ। अब एक टॉपिक बचा हुआ है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, है ना। समांतर क्रम भी पढ़ चुके हैं हम, इसके क्वेश्चन आंसर रह गए हैं। क्वेश्चन आंसर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका उठा लेते हैं, करके देखते हैं, एक क्वेश्चन तो बनना चाहिए। मैंने गलती से स्निपिंग टूल की जगह कॉपी पेन ले लो, आप लोग बहुत हद तक सॉल्व कर रहे होंगे इसको। उदाहरण का क्वेश्चन लिया है मैंने, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। चित्र 12.10 के परिपथ आरेख में मान लीजिए, लो उसमें 12.10 का अपन को डायग्राम चाहिए, चलो वो भी उठा लेते हैं एक बार। डायग्राम किसकी बात कर रहे हैं, 12.10 इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। ये भी ले लेता हूँ, सामने रख देता हूँ आपके। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में बोला हुआ है, मान लीजिए प्रतिरोधों को R1 R2 R3 के मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम 30 ओम में। R1 का मान दिया हुआ है 5 ओम, R2 का मान दिया हुआ है 10 ओम, और R3 का मान दिया हुआ है 30 ओम। पहले का 5 ओम, ये इस पे मत ध्यान देना, LPSX इस पे ध्यान मत देना, ये कोई मतलब के नहीं है। केवल 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस काय से लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं बैटरी से यहाँ पर, है ना। ये के क्या है, कुंजी है, यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है जो कि करंट का मान बताएगा, कि आई का मान बताएगा, इसलिए अमीटर लगाया। वोल्ट मीटर लगाया कहाँ पर, उस समांतर श्रेणी के यहाँ पर नीचे भी लगा सकते हैं, इस वोल्ट मीटर को यहाँ पर भी लगा सकते हैं, तब भी समांतर क्रम में ही होगा वो, तब भी समांतर क्रम में ही होगा, दोनों कहीं पर भी लगा सकते हैं। इन्होंने नीचे लगाया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो जो है ये सर्किट सर्किट समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। 3 रेजिस्टेंस समांतर क्रम में लगे हुए हैं, करंट यहाँ से जा रहा है आई एम्पियर का, बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, एक कुंजी लगी हुई है जिसको हम की बोलते हैं, अमीटर लगा हुआ है, करंट यहाँ पर आई दिखाई दे रहा है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है समांतर क्रम में, R1 R2 R3 के मान दिए हुए हैं, तथा बोला हुआ है इसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। मतलब बैटरी का मान कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। पहली बात, समांतर क्रम है इसलिए वोल्टेज डिवाइड होगा कि करंट, समांतर क्रम में वोल्टेज डिवाइड होता है कि करंट, करंट। करंट, बिल्कुल सही। करंट जो है यहाँ से आई आ रहा होगा और इधर जाके 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 I3, I1 I2 I3 इसमें डिवाइड हो जाएगा। क्या ज्ञात करने को बोला है, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताओ। मतलब हमें यही फाइंड करना है, I1 I2 I3 फाइंड करना है, क्योंकि I1 R1 से कितनी विद्युत धारा जा रही है I1, R2 से कितनी जा रही है I2, R3 से कितनी जा रही है I3, है ना। इसको ज्ञात करना है पहले तो। फिर उसके बाद बोला हुआ है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा ज्ञात करो। कुल विद्युत धारा मतलब आई की वैल्यू फाइंड करना है। आई की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, I1 I2 I3 दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। इन तीनों को जोड़ दो या तो, उससे भी ज्ञात हो जाएगा, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, हमारे पास आर की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू फाइंड करना है, वी की वैल्यू दी हुई है, ओम्स लॉ का यूज करके हम V इक्वल टू आई आर या I इक्वल टू V अपन आर लगाएंगे और उससे I की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उससे भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं, है ना। अपन किसी से भी कोशिश करेंगे फाइंड करने की। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा हुआ है परिपथ का कुल प्रतिरोध भी परिकलित कीजिए। कुल प्रतिरोध कैसे फाइंड करेंगे हम, समांतर क्रम में आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। करें एक एक करके सॉल्व, चलो शुरू करते हैं, कॉपी निकाल लो।
सबसे पहले दिया हुआ प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताओ। हमको I1 I2 I3 ज्ञात करना है ना। तो I1 I2 I3 के समांतर क्रम में हमने फॉर्मूला पढ़ा था। जो I1 I2 का I3 का फॉर्मूला होता है, जैसे I इक्वल्स टू, पहले तो मैं ऐसा सिंपल लिख लूँ, I इक्वल्स टू V अपन R, ओम का नियम यही कहता है, I इक्वल्स टू V अपन R। अगर मुझे I1 की वैल्यू चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मुझे R1 वैल्यू रखना पड़ेगी। V सभी के लिए सेम था, याद होगा तो, V सभी के लिए सेम था। I1 की वैल्यू ये आ गई। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V सभी के लिए सेम था, V की वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ पर 12 वोल्ट, है ना। और I2 के लिए रेजिस्टेंस कौन सा लूंगा मैं, R2। I3 के लिए V अपॉन R3, ठीक। I1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 12 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू कितनी है, 5। इसको सॉल्व करके दिखाओ। बोलना नहीं है, 2.4 बोलना नहीं है बेटा, लिखो लिखो चैट में लिखो। R2 की वैल्यू है 10 और V मतलब ये 12, R3 की वैल्यू है 30। 5 10 30 होंगे, बिल्कुल सही। आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, बिल्कुल उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और जो बच्चे निकाल लें वो आई की वैल्यू भी निकालना। आई कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, एक तरह दो तरह दोनों तरह से निकाल के देखेंगे हम। पहले I1 I2 I3 तीनों को जोड़ देंगे, या तो उससे निकल जाएगा, या फिर I इक्वल्स टू V अपन R से भी निकल सकता है। उसके लिए हमें R की जरूरत पड़ेगी, है ना। और जब हम R निकालेंगे तो हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो वो उसको निकालने के बाद फिर हम I निकालेंगे। अभी आप कैसे निकालो, अभी I1 I2 I3 को जोड़कर ही निकालो। चैट में आंसर आए हैं, 2 आंसर आए हैं। चलो पहले वाले का आ गया, दूसरे वाले का भी आ गया। ठीक 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 ठीक। टुकड़ों में भेज रहे हो, देखो। अच्छा, आप लोग जब टुकड़ों में आंसर भेजते हो तो मेरे पास कैसे आता है पता नहीं। मैं शेयर स्क्रीन पे चैट चैट दिखा पाऊंगा कि नहीं, चैट नहीं दिखा पाऊंगा, क्या मतलब था। स्क्रीन तो शो कर सकता हूँ, चैट दिख रही है आपको सामने। चैट दिख रही है क्या, कोई हाँ ना बोल दो। नहीं भैया, नहीं दिख रही। चैट में उटपटांग आते हैं इसलिए। एक बार में दे दिया, सही है सही है सही है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। फर्स्ट कट, बिल्कुल सही। चलो, लगभग सभी ने दे दिए आंसर और बहुत सही भी दिए। पहले का आ रहा है 2.4, I1 है तो जाहिर सी बात है इसको एम्पियर में लिखेंगे हम। दूसरे का आ रहा है 1.2, केवल दशमलव लगा देना है एक अंक के बाद। तीसरे का आ रहा है 0.4, सभी के सेम आ रहे हैं, किसी को कंफ्यूजन नहीं है। बहुत बढ़िया, I1 I2 I3 निकाल लिया हमने। अब मैंने बोला आपको I निकाल सकते हो, आप कैसे, I1 I2 I3 को जोड़ दो। तो तीनों को जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद वाले जोड़ते हैं पहले, 4 2 6 और 2, और 6 और 4 10, 10 की 0, हासिल की 1, 1 और 2 और 2 4, 4.0 आ रहा है, 4.0 एम्पियर। क्या करा, तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ दिया, दशमलव के बाद वाले दशमलव के इधर एक साथ जोड़ेंगे, ये वाले सब एक साथ जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 4.0 या केवल 4 एम्पियर। बढ़िया। हमसे देखो क्या क्या पूछा था, प्रत्येक प्रतिरोधक I1 I2 I3 का मान पूछा था, वो निकाल दिया हमने। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा पूछी थी, I की वैल्यू पूछी थी, वो निकाल दी। परिपथ का कुल प्रतिरोध भी याद करना था। कुल प्रतिरोध के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। वो डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, 3 प्रतिरोध हैं और वो काय में जुड़े हुए हैं, वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं।
पहला प्रतिरोध है 5 ओम का, फिर 10 का, फिर 30 का। मैं ओम नहीं लिख रहा हूँ, अब समझ गए होंगे आप। 5, 10, 30 लिख देता हूँ। कितना सेकंड लग रहा है। बोला है हमसे इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, ये परिपथ दिया हुआ है, इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इस कुल प्रतिरोध के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/r इक्वल्स टू 1/r1। 3 प्रतिरोध है इसलिए R3 तक लिखेंगे। 4 होते तो R4 भी पहुंच सकता था यहाँ पर, 1/r2 प्लस 1/r3। अगर 4 होते तो प्लस 1/r4 कर देते, लेकिन 3 ही है तो तीनों लगाया। चलो मुझे बता दो इसका कुल प्रतिरोध R की वैल्यू कितनी है। 5, 10, 30 बोलना नहीं है बेटा। 1/r की वैल्यू कितनी आएगी, R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू 10। अब तो कर ही दोगे। एलसीएम भी बता दूं क्या, अब एलसीएम 30 ही रहेगा। ओ, इसका अलग क्यों आ रहा है बेटा। 1/r नहीं पूछा है मैंने, ध्यान रखना। आर निकालना है आपको, है ना। आर निकाल के भेजिएगा, 1/r नहीं। जो सॉल्व करोगे वो 1/r आएगा, उसको पलट देना तो आर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रही है, बच्चे अभी भी कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। चलो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व भी करते रहो। एक और आंसर आया है जीत का, 30। 5 छक्का 30, 6 कम 6 प्लस 10 दिया 30, 3 एकम 3, 30 एकम 30, 1 एकम 1, 6 3 9 और 1 10। 1/r इक्वल्स टू 10/30। 0 से 0 कैंसिल कर सकता हूँ मैं यहीं पर। क्या आया ये, 1/r आया है। हमसे क्या पूछा हुआ है, r/1। इसको ऊपर ले जाऊंगा। मैं वही तो बोल रहा था तुमसे कि देखो एक बार गलती कर रहे हो फिर से। ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा। ये 1/3 कितना हो जाएगा, 3/1। 3/1 को कितना लिख सकता हूँ मैं, 3 ओम। समझ में आई गलती कहाँ कर रहे थे आप लोग। कौन कौन ने गलती करी है, अंजलि, पूजा एंड कशिश। समझ में आ गया गलती क्यों हुई, कहाँ हुई। हाँ भैया आ आंसर ठीक है। मैं बोल भी रहा था कि यहाँ पर मिस्टेक करोगे आप, इसको देखना एक बार। और वही चीज हुई, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिस्टेक अभी हो रही है, एग्जाम में नहीं होगी, ध्यान रखना, है ना। बढ़िया है, ये चीज होना चाहिए, अच्छा है। हर बार ही होती है, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। आर की वैल्यू आ गई 3 ओम, है ना। अब देखना हमने आई के पहले कैसे निकाला था, आई तीनों को जोड़ के निकाला था, I1 I2 I3 को जोड़ के निकाला था। एक और तरीका है हमारे पास आई निकालने के लिए, हम ओम का नियम डायरेक्ट पुट कर दें। I इक्वल्स टू V/R हम डायरेक्ट पुट कर दें। अब ये R कौन सा होगा, R इस पूरे प्रतिपथ, इस पूरे परिपथ का वैल्यू होगी। तो देखते हैं कितना आंसर आता है। आई की वैल्यू फाइंड करना है। कुल वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट, ऊपर रखा मैंने 12 वोल्ट। कुल आर कितना है, कुल आर अभी निकाला आपने 3 ओम, है ना। आई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 चौक 12, 4 एम्पियर। सेम यहाँ पर भी आ रही थी, I1 I2 I3 को पढ़ने पर 4 एम्पियर। बिल्कुल सही, इस तरह से भी निकाल सकते हो आप आई, है ना। आर निकालने के बाद भी निकाल सकते हो। तीनों चीज फाइंड कर लिया आपने, I1 I2 I3 भी फाइंड कर ली, आपने कुल करंट भी फाइंड कर लिया, और आपने एक और चीज क्या, कुल प्रतिरोध भी फाइंड कर लिया। कुल प्रतिरोध भी फाइंड कर लिया। कितना इजी था ना, कुछ भी नहीं था बेटा। अभी 50% काम मैंने करके दिया है ना। टफ कहाँ हो जाता है, जब ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के बाद, मतलब डायग्राम के साथ आपके सामने आता है। अभी मैंने आपको पका के दिया है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन सामने आता है तो वहां पर दिमाग आपको ही लगाना होता है। वो कब बनेगा, जब प्रैक्टिकल्स आप ये जो न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करोगे, तब आपको आपकी गलती समझ में आएगी। आप अभी क्या कर रहे हो, आप केवल मैथ्स कर रहे हो, है ना। अभी आप दिमाग नहीं चला रहे हो कि क्या कैसे निकालना है। जब आप खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो दिमाग लगाना सीखोगे, है ना। तो वो दिमाग लगाना सिखाना मेरा काम है कि कैसे शुरुआत करो। कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो वो आता जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी है, एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा हूँ ये।
मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको उठाना चाह रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, आखिरी टॉपिक है, इसके बाद एक और छोटा टॉपिक है विद्युत शक्ति का, वो इसी के साथ लगभग पढ़ा जाता है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है वो। आखिरी टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। पहले तो समझते हैं क्या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, मतलब प्रैक्टिकली क्या है, फिर उसके बाद उसके थियोरिटिकल भी समझते हैं कि कैसे इसमें हम जो है एक लॉ आता है जिसको हम जूल का तापन नियम कहते हैं, जूल का तापन नियम, है ना। फिर जैसे पहले हम प्रैक्टिकली समझते क्या होता है, फिर उसके बाद समझेंगे कि जूल का तापन नियम क्या है, कैसे काम करता है और क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है जूल का तापन नियम। कि जूल, हाँ जूल ही होगा, जूल नहीं होगा। जा और जा में फर्क पता है आपको। जा होता तो यहाँ पर ऐसी रेफ लगे रहते, उसको ज पढ़ते, ज, है ना। और जब ये रेफ नहीं लगी हुई है, केवल ये लिखा है, तो इस पर जा पढ़ेंगे, जा। जो हम आ से आ तक अक्षर पढ़ते हैं उसमें जा रहता है। देखो हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया, शायद पहले भी किया होगा, रिपीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कई बच्चों ने पहली बार सुना। इतना नहीं बोलता हूँ, पता नहीं यहाँ पर बोलना पड़ता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, पहले प्रैक्टिकल समझते हैं। आपने अभी तक ये जान लिया है कि जो विद्युत धारा होती है जब किसी चालक तार से बहती है, तो चालक तार में प्रतिरोध होता ही है, उसकी प्रकृति है, वो चीज जिस चीज से बना हुआ है उस वो प्रतिरोध उसके अंदर मौजूद होगा, और वो प्रतिरोध क्या करेगा, विद्युत धारा को जाने से रोकेगा, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। जब ये मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है प्रतिरोध, उसके कारण से क्या होती है, उसके कारण से होती है ऊर्जा की हानि। मतलब मतलब क्या है ऊर्जा की हानि से, उसके वो करंट को रोक, देखना वोल्टेज वहां से धक्का दे रहा है, वो डायग्राम देखा अभी आपने, वोल्टेज देखा, धक्का दे रहा है, वो बल लगा रहा है किस पर, करंट पे, जा तू कैसे भी करके जा, करंट उसको रोक रहा है, नहीं तो नहीं जाएगा। उसके कारण से क्या हो जाता है, उसके कारण से ऊर्जा की हानि होती है। और वो ऊर्जा की हानि किस रूप में होती है, वो ऊर्जा की हानि होती है ऊष्मा के रूप से। मतलब ये बोलना चाह रहा हूं, अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध करंट बहने नहीं देगा और ऊपर से वोल्टेज लगातार उसको पुश करेगा कि तू जा यहाँ से, तो ऊर्जा कहाँ से निकल जाएगी, ऊर्जा निकल जाएगी हीट बनकर, वो तार हो जाएगा गर्म, है ना। क्योंकि वोल्टेज लगातार फोर्स कर रहा है करंट को कि तू निकल, जल्दी जल्दी जा, तू जा, क्यों नहीं जा रहा है, प्रतिरोध निकलने नहीं दे रहा है, तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, ऊर्जा की हानि हो जाएगी। और हानि किस रूप में होगी, ऊष्मा के रूप में होगी, और वो तार क्या हो जाएगा, वो तार हो जाएगा गर्म, है ना। उसी को हीट लॉस भी बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे हीट लॉस, हिंदी में बोलेंगे ऊष्मा का क्षय होना, है ना। लेकिन इस चीज का, मानव है, मनुष्य है, हर बुराई का जो है वो फायदा उठाना जानता है। तो बोले यार इस चीज का ये जो गुण है इसका यूज क्यों ना कर लिया जाए, कैसे यूज कर लिया जाए, चीजों को गर्म करने में यूज क्यों ना कर लिया जाए। जब हम किसी रॉड में से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उस रॉड का प्रतिरोध उसको गर्म कर दे रहा है, क्यों ना उस रॉड को पानी में डाल दिया जाए, पानी गर्म कर लिया जाए, या गीजर में डाल दिया जाए उस रॉड को, जिसके कारण से पानी गर्म हो जाए। या फिर हम उसको जो है उस तार को एक कॉइल जैसा क्यों ना बना दें, तो उस कॉइल को बना देंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उसका प्रतिरोध ज्यादा कर देंगे, आप इंटेंशनली ज्यादा कर देंगे, तार का प्रतिरोध ज्यादा कैसे कर देंगे बताता हूँ। उस तार का प्रतिरोध ज्यादा कर दो तो क्या होगा, ऊष्मा जो निकलेगी वो बहुत ज्यादा निकलेगी, और उस बहुत ज्यादा ऊष्मा का यूज हम हीटर बनाने में कर लें, वस्तुओं को गर्म करने में करने लगेंगे, है ना। मनुष्य हर चीज का जो बुराई देखती है उसमें अच्छाई खोजना जानता है, वो सब में नहीं क्वालिटी होती है, जो जिनमें होती है वो वैज्ञानिक बन जाते हैं या संसार का भला कर देते हैं। तो वही चीज, रेजिस्टेंस के कारण से तार गर्म हो रहा था, तो बोले यार तार गर्म हो रहा है तो उसको अच्छे से गर्म कर दो, अपन बहुत सारी चीजों में यूज कर लेंगे उसको। और वैसा किया भी, हीटर में जो है वो जो कॉइल यूज की जाती है उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, जब ज्यादा प्रतिरोध होगा तो करंट को बहुत ज्यादा रोकेगा भी वो, कि नहीं नहीं जाने देगा प्रतिरोध उसको आगे, नहीं नहीं जाने देगा, वोल्टेज लगातार पुश करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो ऊष्मा के रूप में निकलेगी, वो तार जो है वो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो लाल भी हो जाएगा। हीटर की कॉइल देखी है सभी ने, हीटर किस किसने नहीं देखा है, कोई ने नहीं देखा हीटर, बहुत यूज होता है। चीनी मिट्टी की प्लेट पर एक कॉइल लगा देते हैं, उस कॉइल को तार से कनेक्ट कर देते हैं, तार से कनेक्ट करते हैं तो वो कॉइल जो है उसका प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण से ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है, लाल हो जाता है वो। और फिर हम चीजें जो है उस पर गर्म कर लेते हैं, तवा रख ले सकते हैं, कढ़ाई गर्म कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसको बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, प्रैक्टिकली ये होता है।
तो इसको डेफिनेशन क्या हो जाती है, इसकी डेफिनेशन भी बहुत इजी है, जो हमने प्रैक्टिकली देखा उसी को जो है वो डेफिनेशन के रूप में ये बोल सकते हैं। डेफिनेशन बोलती है जब किसी उच्च प्रतिरोध के तार, जब किसी उच्च प्रतिरोध के तार, जैसे नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम जो है एक मिश्र धातु है, नाइक्रोम के तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है जब किसी उच्च प्रतिरोध के तार जैसे नाइक्रोम के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह रक्त तप्त होकर, रक्त तप्त मतलब लाल, खून के समान लाल होकर ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है। और जब वो ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है तो उस ऊष्मा जो उत्पन्न करने लगता है वो किसके कारण से हुई है, विद्युत के कारण से हुई है। और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी बोलते हैं, क्योंकि ताप या ऊष्मा एक ही वर्ड हो गए, ताप उत्पन्न करे, ऊष्मा उत्पन्न करे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब भी किसी उच्च प्रतिरोध के तार जैसे नाइक्रोम तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उच्च प्रतिरोध के कारण से वह रक्त तप्त होकर ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है, और इसे ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब कैसे हम तार की प्रतिरोधकता कैसे बढ़ा सकते हैं, हमको अब यहाँ पर जो है वो अभी तक हम बात कर रहे थे कि प्रतिरोध बुरा है, प्रतिरोध करंट को रोकता है, उसके कारण से क्या हो जाता है, उसके कारण से लॉस होने लगता है, उतनी करंट नहीं पहुंच पाता है किनारे तक वापस। अब लेकिन हम जब ये देख रहे हैं यार उस ऊष्मा का हम उपयोग कर सकते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि यार प्रतिरोध बढ़ जाए, कैसे भी प्रतिरोध थोड़ा सा बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, हमको जो है वो ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी। आपने एक टेबल पढ़ी थी प्रतिरोधकता की, उसमें आपने कुचालकों का प्रतिरोध देखा था, सर्वाधिक होता है। कुचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकती, है ना, विद्युत रोधी जिसको बोलते हैं। कांच, कठोर एबोनाइट, डायमंड आदि, इनका प्रतिरोध जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से मतलब ही नहीं आएगा। अगर हम कांच में ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कांच गलने लगेगा। अगर हम कठोर कास्ट में मतलब लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो लकड़ी जल जाएगी, कोई मतलब नहीं आता। उसकी जगह, और अगर हम धातु में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनका प्रतिरोध होता तो है लेकिन उतना नहीं होता कि विद्युत धारा उत्पन्न करने पे वो लाल हो जाए या ऊष्मा उत्पन्न करने लगे, उतना नहीं होता। वहां पर फिर बात आई मिश्र धातुओं की। यार ये बढ़िया, इनका प्रतिरोध भी ज्यादा है, मतलब धातुओं से ज्यादा है, चालकता से जो चालक है उनसे ज्यादा है, और जो विद्युत रोधी है उनसे कम है। तो क्या हो जाएगा, इनका प्रतिरोध ज्यादा है तो ये साला ये सब चीजें जो है ऊष्मा अच्छी खासी उत्पन्न करेंगी। जब ऊष्मा उत्पन्न करेंगे तो उसका चीज हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो एक और यहाँ पर ये इसको निक्रोम भी पढ़ सकते हो, नाइक्रोम भी पढ़ सकते हो, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। बुक ने निक्रोम लिख दिया तो आप निक्रोम ही लिखना, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, लेकिन नाइक्रोम भी उसको बोल सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं ज्यादा, उसमें मत पढ़ना फर्क। नाइक्रोम जो है वो या निक्रोम जो है वो किस किस की मिश्र धातु है, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और Fe मतलब आयरन। ये तत्वों के नाम में लिखे हुए हैं, तत्वों के सिंबल लिखे हुए हैं। निक्रोम में कौन कौन से तत्व मौजूद होंगे, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, ये सारे तत्व जो है उसमें मौजूद होंगे। मैग्नीज भी एक मिश्र धातु हो जाएगी। मैग्नीज, भाई मैग्नीज तत्व का नाम है, कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, मैग्नीज तत्व का नाम है। कॉपर, मैग्नीज, यहाँ पर Mn जो है वो मैग्नीज ही तो है, निकिल, है ना। 2 मिनट एक बार सर्च करता हूँ। अरे भाई लो, चलो ये सर्च अभी ब्रेक में कर लेते हैं। तो बोलने वाली बात ये थी कि मिश्र धातुओं का यूज करके हम प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं चालकों का। प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगी, वो धातुएं जो है वो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न कर पाएंगी, और उस ऊष्मा का यूज हम कर लेंगे अपनी चीजों को गर्म करने में, हीटर में कर लेंगे, सब्जी वगैरह बनाने में, पानी गर्म करने में कर लेंगे, प्रेस बनाने में कर लेंगे, जिसको हम इस्त्री भी बोलते हैं, है ना, नॉट इस्त्री, इस्तरी बनाने में कर लेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज जिसके बारे में इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा की ऐसी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं जिसमें प्रतिरोध के कारण से ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। इसी पे बात करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से ज्वाइन कर लो सब लोग, एक बार फिर से ज्वाइन